लाइट चले जाने के कारण वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। आइए उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मुख्य फोकस या फोकस के बारे में। तो मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी दर्पण पर आकर टकराने के पश्चात, या कहते हैं उसी को परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं उसे ही हम लोग मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। फिर से आइए देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये और ये, इसी तरह और भी आप ले सकते हो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, एरो बता रहा है किरणें इधर जा रही हैं। एरो लगाना है, एरो के द्वारा ही पता चलेगा कौन सी किरण किधर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, इस मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं उसे ही हम लोग मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। ये घटना अवतल दर्पण पर होती है। देखो, अभिसरित, अभिसारी किरणें आपको बताया गया है। आपको बताया गया था अभिसारी किरणें कि कोई भी किरणें क्या है, आए इस तरह से और इस तरह से क्या हो जाए, किसी एक ही बिंदु पर आकर क्या हो जाए, मिल जाएं सभी, है ना। इस तरह से आपको बताया गया था कि किरणें आए और किसी एक बिंदु पर आकर क्या हो जाए, केंद्रित हो जाए, मिल जाएं। इधर से या इधर से, इस तरह से ऐसे आके मिल जाएं, और ये किरणें क्या हो रही, इधर से आ रही है, कहीं से आ रही हैं, ये कहीं से आ रही हैं और इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं सभी किरणें। तो इसी को बोल दिया जाता है अभिसारी किरणें या अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अभिसारी किरणें अर्थात ये किरणें कह देते हैं कि अभिसरित हो रही हैं। ये अभिसारी किरणें हैं क्योंकि किसी एक बिंदु पर अभिसरित हो रही हैं। अभिसरित का मतलब हो गया कि किसी एक बिंदु पर ये आके मिल रही हैं। ओके। और अपसारी बताया गया था आपको कि ऐसी किरणें जो क्या हैं, किसी एक बिंदु से फैल जाएं, किसी एक बिंदु से फैल जाएं। जैसे ये कोई बिंदु है और यहाँ से क्या हो गई, ये किरण इधर गए, इधर गए और इधर गए, इस तरह से ये किरणें क्या हो गई, फैल गई। किसी एक बिंदु से किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो कह दिया जाता है कि ये किरणें कैसी किरणें हैं, अपसारी किरणें हैं, अपसारी प्रकाश पुंज हैं। अर्थात ये किरणें अपसरित, दो शब्द आएगा, अभिसरित, अभिसारी किरणें अभिसरित होती हैं किसी बिंदु पर, और अपसारी किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हैं, अर्थात उसको बोल देते हैं अपसरित होती हैं। ओके बच्चों, तो इसका ध्यान दीजिएगा आप। तो अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें होती हैं, परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या आगे मिल रही है कि नहीं, बोलिए, ये सभी किरणें आके मिल रही हैं कि नहीं। अगर अभी इस दर्पण को, इन किरणों को अगर हटा दिया जाए तो केवल ये और ये बचेगी, तो बिल्कुल अभी जैसे यहाँ समझाया गया उसी तरह से हो जाएगा कि नहीं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं उसे ही मुख्य फोकस अथवा फोकस कह देते हैं। इसे हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों,
इसको हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग F से प्रदर्शित कर देते हैं। ओके बच्चों। अच्छा, अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण पर लेते हैं। उत्तल दर्पण ये बना दिया, इसके अवतल पृष्ठ पर कलैकी की अर्थात प्रकाश का परावर्तन इसके उत्तल पृष्ठ से होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं। इसका मान लेते हैं कि ये क्या है, वक्रता केंद्र है। इसका वक्रता केंद्र, क्योंकि देखिए इधर से घुमा है ना, तो वक्रता केंद्र इधर होगा और ये ध्रुव है। चलिए, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये किरणें इधर से आएंगी। किरणें हमेशा लेफ्ट टू राइट दिखाना है आपको आने वाली किरणों को। अब आप देखिए, इसके समांतर मैं लाता हूं किरणों को। इधर भी आप दिखा दीजिए। ये किरणें आ रही हैं। मुख्य अक्ष से भी एक कोई किरण जा सकती है, तो उस पर भी एरो बना दिया गया। अब देखिए, अब ये जो आने वाली किरणें हैं, भाई दर्पण के इस पार तो आएंगी नहीं, क्योंकि इधर कलई किया हुआ है। तो अब देखिए क्या होता है, ये परावर्तन के पश्चात, ये इधर आके टकराने के पश्चात इनका परावर्तन होगा। तो इसकी उत्तल दर्पण में परावर्तन देखिए इस तरह से होता है। पीछे ऐसे डॉट डॉट ले लेते हैं। इस तरह से ये किरण इधर आई और इधर को चली गई। तो ये जिधर जा रही है उसी के सीध में पीछे की ओर लाते हैं डॉट डॉट। डॉट डॉट इसलिए क्योंकि ये महसूस किया जा रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये इधर से जा रहा है, इधर से आया इधर जा रहा है, इसी के सीध में पीछे लाते हैं। इसी तरह इधर भी इसी तरह इस रेखा के लिए भी देख रहे हैं आप अपनी बुक में भी देखिएगा। इस तरह से ये किरण इधर चली गई और ये किरण इधर चली गई और ये किरण इधर की ओर चली गई। ये उत्तल दर्पण की घटना होती है।
देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तक दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात जिस बिंदु, ये जो देखिए ये किरण इधर आई इधर चली गई, इसी के सीधे पीछे ले जाते हैं, तो इस मुख्य अक्ष को कहीं पर काटती है। इसी तरह यह भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये इधर चली गई, इसको जब इसकी सीध में पीछे ले जाते हैं तो इसी बिंदु से मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर काटती है। इसी तरह ये आने वाली किरण है, इधर चली गई, जब इसी सीध में पीछे ले जाते हैं तो ये भी यहाँ काट देती है। इसी तरह यह किरण जो गई इधर चली गई और इसके सीध में जब ले जाते हैं तो उस बिंदु पर क्या हो जाती है, कट जाती है। ऐसा लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश उधर जाएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा महसूस होता है। अगर इसके सीध में उधर ले जाए तो लगता है कि ये किरणें, कौन, जो परावर्तित किरणें हैं, ये और एक जो ये मुख्य अक्ष से होकर जाती हैं, ये गई और अपने ही सीध में क्या हो जाती हैं, वापस आ जाती है, अपने ही सीध में वापस आ जाती है। तो इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। अगर इन किरणों को अगर आप ध्यान से देखो, इसको 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 इसको, तो ऐसा लगता है कि ये किसी एक बिंदु से आ रही हैं। ऐसे देखो, ऐसे डॉट 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 है, ऐसे, और फिर ऐसे डॉट डॉट है, ऐसे, फिर ऐसे डॉट डॉट है, ऐसे, और फिर ऐसे डॉट डॉट है। अगर ध्यान से देखो तो इस तरह से किरणें हैं, कौन, जो ये टकराने के बजाय जो परावर्तित किरणें हुई हैं, कुछ इस तरह से हैं। ऐसा लगता है कि ये जो टकराने के पश्चात जो ये किरणें हैं, ये किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लगता है किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात इसे बोल देते हैं कि अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, कौन, परावर्तित किरणें किसी बिंदु से मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, मुख्य अक्ष पर ही है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस अथवा फोकस कह देते हैं। आई होप आपको फोकस बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से फोकस के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोनों को अब एक ही परिभाषा में हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अभी हम लोगों ने दोनों को अलग अलग देखा था, अब देखिए एक में बोलते हैं। अवतल दर्पण में कैसे बोला गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, तो वह बिंदु ही उस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, जिस बिंदु से किरणें अपसरित हो रही हैं मुख्य अक्ष पर, जिस बिंदु पर अपसरित होती है उस बिंदु को फोकस कह देते हैं। अब आइए देखिए, हम लोग इन दोनों को मिक्स करके बोलते हैं। ओके, कैसे मिक्स करते हैं देखिएगा ध्यान से। मुख्य फोकस या फोकस की बात करते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात, या उसी को बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि परावर्तन के पश्चात। ओके, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस
पर, मुख्य फोकस पर, इस जिस बिंदु पर अभिसरित होती है। ब्रैकेट में आप लिख दोगे अवतल दर्पण, जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, अभिसरित का मतलब आपको बताया गया है, अभिसरित होती हैं, तथा जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। अब ये बात हो गई उत्तल दर्पण की। जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर, इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हैं। समझ में आ रहा ना? जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, यहाँ मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हैं, उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से आपका मुख्य फोकस या फोकस हो जाता है। अब आते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। फोकस दूरी, तो दर्पण के ध्रुव और इस फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, इसे ही हम लोग फोकस दूरी कह देते हैं। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होगी, यही क्या है? फोकस दूरी है। यहाँ से यहाँ के जो बीच की जो दूरी होती है, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? फोकस दूरी, फोकल लेंथ कह देते हैं। ओके बच्चों, फिर आता है फोकस तल, फोकल प्लेन। तो देखिए, मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत, क्या होगा? मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत, यानी ये जो मुख्य अक्ष है, इधर ये मुख्य अक्ष है, इस पर क्या? अभिलंबवत, यानी एक अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंबवत। लेकिन कहाँ? ऐसे ही नहीं कि यहाँ डाल दो अभिलंबवत, यहाँ अभिलंबवत नहीं, कहाँ? सिर्फ और सिर्फ फोकस बिंदु पर, मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को ही दर्पण का फोकस तल कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत है ये, यानी 90 डिग्री पर गिरता है। लेकिन कहाँ? फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत तथा फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को ही फोकस तल कहते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें आपको बता दी गई। इसको आप लोग अच्छे से समझ कर लिखिए, याद करिए, और ये जितना अच्छा आपको पता होगा, इसके आगे हम लोग इमेज बनाएंगे। वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उत्तल दर्पण पर और अवतल दर्पण पर, उसका हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे, कैसे इमेज बनता है। इमेज, इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। ये फोकस के लिए, क्योंकि इन सब का बहुत यूज आने वाला है आगे, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। चित्र के माध्यम से आप इसको ध्यान दीजिए, इसको सिर्फ रट्टा मार के याद करना बड़ी बात नहीं होगी, आपको समझना है। इसीलिए जहाँ यहाँ पर जैसे जैसे समझाया गया है, उसको आपको बाखूबी उसी तरह से समझना है। क्योंकि डायग्राम, जब इमेज आप बनाओगे, प्रतिबिंब बनाना सीखोगे, तो इसके सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना है। आप इसको जितने अच्छे से समझे रहोगे, आप डायग्राम आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा, इसके इमेज का प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। ओके बच्चों, तो इस उम्मीद से कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। और बहुत सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े तो हैं, लेकिन वो वीडियो वगैरह देख नहीं रहे। अब क्या कारण है, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं, ये दोबारा नहीं बताया जाएगा। स्कूल खुल जाएगा, वहाँ भी नहीं बताया जाएगा, फिर यहाँ की मेहनत बेकार हो जाएगी। एक एक बच्चों के पास फ़ोन करके सबको बताया गया है, जो बच्चे नहीं जुड़े थे उनके पास फ़ोन किया गया, बताया गया। कुछ बच्चे बढ़े भी हैं, ज़्यादातर बच्चे जुड़ गए हैं, लेकिन फिर जुड़ने का क्या मकसद हो? अगर आप वीडियो देखोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, नोट नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो क्या मतलब निकलेगा जुड़ने का? कोई मतलब नहीं। इसलिए आप पूरी कोशिश करिए और
चीज़ों को लिखिए, नोट करिए, समझिए, जहाँ कोई दिक्कत हो तो उसको भी आप बताइए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को वीडियो आप देखते हैं तो उसको लाइक करिए, और चैनल जो मेरा चैनल है मोहम्मद साजिद एफर्ट क्लासेस, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको समझाया जाता है, अगर वो अच्छे से समझ में आता है तो उसको आप लाइक ज़रूर करिए। ओके बच्चों, तो इस उम्मीद से, और जितने भी बच्चे हैं चाहे वो ए ग्रुप के हों बी ग्रुप के, सबसे ये कह रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, और अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।